नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय कुमार तिवारी है। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश से रिटायर्ड असिस्टेंट इंजीनियर हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करूँगा उन लोगों से जो हमसे बार बार कमेंट करके ये पूछते हैं कि सर हमें ये बताइए कि हम ये कैसे पता करें जब कोई प्लॉट खरीदने जा रहे हैं कि वो कॉलोनी जिसमें ये प्लॉट है वो कॉलोनी वैध है या अवैध है। एक सवाल ये। दूसरा सवाल ये, जिन लोगों ने प्लॉट उस अवैध कॉलोनी में खरीद लिया है वो ये पूछते हैं कि अब मैंने तो प्लॉट खरीद लिया है, बिल्डर ने इसका लेआउट पास नहीं कराया था, तो अब क्या मेरे इंडिविजुअल प्लॉट का, मेरे व्यक्तिगत भूखंड का जो मैंने खरीद लिया है उसका नक्शा पास हो जाएगा या नहीं होगा। तो इन दोनों सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में आपको दूंगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ पहले सवाल से, जो ये जानना चाहते हैं कि मैं किसी बिल्डर के बुलाने पर जाता हूँ कि साहब मैं ये प्लॉट बेच रहा हूँ। बिल्डर कहता है आप आइए और प्लॉट ले लीजिए, और जब वो आदमी ग्राहक के रूप में खरीदने वाला उस बिल्डर के पास जाता है तो खरीदने वाला आदमी ये कंफ्यूज हो जाता है कि भाई ये अवैध कॉलोनी है या वैध कॉलोनी है, क्योंकि विक्रेता बिल्डर जो है या उसके जो एजेंट हैं वो ये कहते हैं कि देखिए ये तो विकास प्राधिकरण में है नहीं, नगर निगम में आती है, नगर निगम की सीमा में आ गई, इसका हाउस टैक्स लग जाएगा, नक्शा पास कराने की ज़रूरत ही नहीं है, या 100 वर्ग मीटर से छोटा है, नक्शा पास कराने की ज़रूरत नहीं है, आप ले लो, बाकी मैं सब देख लूँगा, कुछ नहीं होने वाला है, मैं तो यहीं हूँ, कहीं जा तो नहीं रहा हूँ। ऐसे सवाल करके या ऐसे उत्तर दे के उसको फंसा लेते हैं। तो मैं ऐसे लोगों को या ऐसे क्रेताओं को जो प्लॉट खरीदने जा रहे हैं उनको मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप कैसे जानें कि वो कॉलोनी वैध है या अवैध है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ उन लोगों से जो प्लॉट खरीदने जा रहे हैं। अगर आपको कोई कार खरीदनी है या आपको कोई मोटरसाइकिल खरीदनी है तो आप कैसे खरीदते हो? आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप उस कार विक्रेता या मोटरसाइकिल विक्रेता जो एजेंसी है, कंपनी है, वहाँ जाके आप नई कार खरीद लो, उसका आरसी बनवा लो और ड्राइविंग लाइसेंस लेके अपनी गाड़ी ले आओ और चलाओ। दूसरा तरीका है कि आप रीसेल में पुरानी कोई कार या बाइक खरीदना चाहते हो, तो फिर आप क्या करते हो, उस कार का या बाइक का ये चेक करवाते हो आरटी ऑफिस से या खुद देख के कि भाई इसकी आरसी प्रॉपर है कि नहीं है, इसकी जो 15 साल की पूरी लाइफ है वो एक्सपायर हुई है कि नहीं हुई है, या जो विक्रेता ऑनर है उसकी आईडी भी देखते हो कि वो आदमी जो हमें बेच रहा है वास्तव में ये गाड़ी उसी की है या नहीं। ऐसा तो नहीं वो चोरी की बाइक किसी और की ले आया हो और खुद बेच रहा हो। तो इन चीज़ों की जांच आप करने के लिए उससे आरसी मांगते हो या नहीं मांगते हो, बस आपको सवाल का जवाब मिल गया। यही चीज़ आपको एक बिल्डर से पूछनी है आरसी की तरह ही जब आप प्लॉट खरीदने जाते हो या मकान खरीदने जाते हो। यहाँ भी दो बातें हैं। अगर आप नया मकान, नया प्लॉट किसी सरकारी विभाग से खरीदने जाते हैं तो उसी तरह हो गया जैसे आप नई कार या नई मोटरसाइकिल कंपनी से या एजेंसी से खरीदने जाते हो। तो आप इस कंपनी को मान सकते हैं विकास प्राधिकरण, जो जिस शहर का है, लखनऊ विकास प्राधिकरण, कानपुर विकास प्राधिकरण या गाजियाबाद विकास प्राधिकरण या यूपी हाउसिंग बोर्ड, या विभिन्न प्रांतों में, विभिन्न स्टेट्स में उनके जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं या गवर्नमेंट एजेंसीज हैं जो मकान बना रहे हैं या बेच रहे हैं, या यूपी सीडा है। तो आप अगर विभागीय किसी बनाए हुए मकान, किसी विभाग के बनाए हुए मकान विकास प्राधिकरण के या हाउसिंग बोर्ड के या किसी सरकारी विभाग के खरीदते हो, तो आप एजेंसी पे जाके जैसे कार खरीदते हो उसी तरह आप विभाग में जाके मकान खरीदते हो, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। वहाँ से आपको अलॉटमेंट हो जाएगा, अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा, वो लीगल है और वैलिड है, उसमें कोई हेरा फेरी का गुंजाइश नहीं है। लेकिन अगर आप किसी प्राइवेट बिल्डर से मकान प्लॉट खरीदते हो तो उसी तरह है जैसे आप सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल या कार खरीदते हो, पुरानी कार खरीदते हो, तो उसी तरह आप उस विक्रेता बिल्डर से ये कहिए कि भाई हमें इसकी आरसी दिखाओ। आरसी का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि इसका अगर आपने लेआउट पास कराया है विकास प्राधिकरण से तो वो लेआउट की हमें एक फोटो कॉपी दे दो। उस लेआउट के ऊपर पास होने का परमिट नंबर, डेट, अधिकारियों के साइन, विभाग की मोहर, ये सब लगी रहती है। और उसके बाद एक परमिट लेटर भी जारी होता है, अनुज्ञा पत्र भी जारी होता है, जिसपे किन शर्तों के साथ पास किया गया है, कितना भूमि का क्षेत्रफल है, कौन कौन से खसरे नंबर हैं, सारी एनओसी इसकी आ गई हैं या नहीं आ गई, ये उस अनुज्ञा पत्र पे या परमिट लेटर पे लिखा होता है।
ये दोनों परमिट लेटर और स्वीकृत किया हुआ मूल मानचित्र, ओरिजिनल मानचित्र की कॉपी ये बिल्डर को दी ही इसीलिए जाती है विभाग के द्वारा कि जो आपके खरीदने वाले आपके पास ग्राहक आएंगे उनको आप ये कॉपी फोटो कॉपी करा के दोगे या उनको दिखाओगे, अपनी फोटो खुद खींच लें और उसको इंश्योर कर लें कि ये लेआउट स्वीकृत है या नहीं है। तो जैसे आप पुरानी कार खरीदने पे विक्रेता से आरसी मांगते हो, ऐसे आप उस बिल्डर से मांगो कि भाई हमें इसका पास किया हुआ नक्शे की फोटो कॉपी दे दो, परमिट लेटर की फोटो कॉपी दे दो और हमें रेरा का रजिस्ट्रेशन, अगर आपने इस प्रोजेक्ट का कराया हो तो उस प्रोजेक्ट का रेरा का रजिस्ट्रेशन नंबर दे दो। ये तीनों कागज मिला के इस कॉलोनी की आरसी के रूप में हुई, मतलब वो वैलिड डॉक्यूमेंट्स हुए जिनके होने के बाद ही आपको ये प्लॉट खरीदना चाहिए और जिनके होने के बाद ही आप ये जान पाओगे ये कॉलोनी लीगल है, इसका लेआउट पास है और ये वैध है। तो ये तो हो गया पहले सवाल का जवाब, जो ये जानना चाहते हैं मैं कैसे जानूं कि कॉलोनी लीगल है या नहीं है। आप उनसे ये तीनों चीज़ें मांग सकते हैं। कौन कौन से? नंबर 1, उस कॉलोनी का स्वीकृत लेआउट प्लान। नंबर 2, स्वीकृत के समय दिए जाने वाला स्वीकृत पत्र, अनुज्ञा पत्र या परमिट फॉर्म, उसको जो भी कहते हैं। और नंबर 3, स्वीकृत के बाद रेरा में उस प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, तो रेरा का रजिस्ट्रेशन नंबर, ध्यान रखिएगा, रेरा का उस संबंधित प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि विक्रेता बिल्डर की कंपनी का रजिस्ट्रेशन रेरा में होता है, वो अलग है, लेकिन प्रोजेक्ट वाइज भी रजिस्ट्रेशन होता है, उस प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ये 3 चीज़ें आप देख लोगे तब आप समझोगे कि आपके पास कागज के रूप में लीगली ये कॉलोनी वैध है। इतना तो आप जांच कर ही सकते हो, ये आपका हक है। जैसे पुरानी मोटरसाइकिल खरीदने पे आरसी मांगना आपका हक है, ऐसे ही बिल्डर से, प्राइवेट बिल्डर से आपको ये तीनों कागज मांगना आपका हक है। इसी से आप जांच कर लोगे लीगल स्टेटस कि ये कॉलोनी वैध है या नहीं है, वैध, इसका लेआउट पास है या नहीं पास है। अब बात करते हैं, अगर वो आपको कागज नहीं दिखाता, वो कहता है ना तो हम परमिट फॉर्म दिखाएंगे मेरे पास है, ना तो हम स्वीकृत नक्शे की कॉपी दिखाएंगे, ना रेरा रजिस्ट्रेशन दिखाएंगे मेरे पास है, या मेरे पास नहीं है, घुमाता है, कुछ और कहता है, तो आप ये जांच कर लो कि उस कॉलोनी में किसी भी सड़क की चौड़ाई 9 मीटर या 30 फुट से कम तो नहीं है, क्योंकि कोई भी लेआउट 30 फुट से कम चौड़ी सड़कें दर्शाते हुए इंटरनल रोड्स की बात हो रही, पास नहीं होता है। तो आपको अगर 15 फुट, 20 फुट, 25 फुट चौड़ी सड़कें किसी ने काट रखी हैं तो आप प्रथम दृष्टया देख के ही जान जाओगे कि ये कॉलोनी अवैध, इसका लेआउट पास नहीं है। नंबर 2, उसमें जो ग्रीन एरिया है पार्क के रूप में वो छोड़ा जाना चाहिए। अगर बड़ी कॉलोनी है तो प्राइमरी स्कूल या जो उसके मानक हैं, सामुदायिक सुविधाओं के केंद्र, इन सब के लिए भूखंड नियोजित होने चाहिए और छोड़े जाने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आप प्राइमरी जान सकते हो कि इसका लेआउट पास नहीं है। और अगर वो आपको कागज दे देता है तो उन कागजों से जान सकते हो, और अगर तब भी नहीं जान सकते तो उन कागज की फोटो कॉपी लेके आप संबंधित विकास प्राधिकरण के कार्यालय में जाकर उसकी जांच करवा सकते हो कि ये पास है या नहीं है। इतना जान लोगे तो आप समझ जाओगे कि ये लेआउट स्वीकृत है या नहीं है, मैं इस कॉलोनी में प्लॉट खरीदूं या ना खरीदूं, ये वैध कॉलोनी है या अवैध कॉलोनी है। सरकार के नज़रों में, मतलब यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 जो प्रभावी होता है कॉलोनी वैध है या अवैध या शहर के प्लानिंग के लिए, जो जिसका पालन समस्त विकास प्राधिकरण यूपी हाउसिंग बोर्ड करता है, वो ये कहता है कि जिन कॉलोनीज का लेआउट पास नहीं है वो सारी कॉलोनी अवैध कॉलोनी की श्रेणी में आती हैं, वहाँ आपको प्लॉट नहीं खरीदना है। तो लेआउट पास होना प्राथमिक आवश्यकता है। अगर बिना लेआउट स्वीकृत कॉलोनी में आप खरीदोगे तो आपके मकान को तोड़ा जा सकता है या प्लॉटिंग को ही ध्वस्त किया जा सकता है, उसकी सड़कें फड़कें तोड़ के उसको मकान बनाने की अनुमति नहीं रहती है, तो उस कॉलोनी को ध्वस्त किया जा सकता है। अब मैं दूसरे सवाल का जवाब देता हूं, जिसमें मैंने आपसे ये कहा था कि अगर फिर भी किसी ने उस कॉलोनी के अंदर कोई प्लॉट खरीद लिया है तो वो प्लॉट का, इंडिविजुअल प्लॉट का, व्यक्तिगत उसके भूखंड का नक्शा पास होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों इसके लिए भी मैं एक उदाहरण से बात करता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा, कैलकुलेटिव थोड़ा सा मैसेज है। मान लीजिए कि कोई बिल्डर है जिसका नाम है रामलाल, जो प्लॉटिंग कर रहा है उसी की बात हो रही है, उसका नाम रामलाल है, कल्पना कर लीजिए, एज्यूम करना है, और उसके पास मान लीजिए 10,000 वर्ग मीटर कुल जमीन है जिसपे वो प्लॉटिंग कर रहा है, ठीक है।
अब इस 10,000 वर्ग मीटर में मान लीजिए उसने 100 वर्ग मीटर के या 200 वर्ग मीटर के 100 प्लॉट या 80 प्लॉट पूरी कॉलोनी में काट दिए, बीच में 15 फुट 20 फुट चौड़ी या 25 फुट चौड़ी सड़कें छोड़ दी। तो अब कुल प्लॉटेड एरिया जो प्लॉट काट के बेचे हैं 100 मीटर या 200 मीटर के, मान लीजिए उस 10,000 वर्ग मीटर टोटल भूमि के क्षेत्रफल में 8,000 वर्ग मीटर के उसने प्लॉट्स काट दिए और 2,000 वर्ग मीटर जमीन सड़कों के रूप में बची रह गई, छूट गई। अब सवाल आपसे ये है कि 10,000 टोटल वर्ग मीटर जमीन थी रामलाल के नाम। अब पहले रामलाल अकेले एक मालिक थे, अब उसकी जगह उसके हो गए 80 या 100 मालिक, जो प्लॉट बेच दिए, जो प्लॉट जिन्होंने खरीदे वो अब मालिक हो गए। तो 8,000 वर्ग मीटर जमीन, 10,000 में से 8,000 वर्ग मीटर जमीन तो उन्होंने रामलाल ने उन 80 या 100 लोगों को बेच दी, वो मालिक हो गए। लेकिन जो सड़कों के रूप में 10,000 में से 8,000 प्लॉटिंग वाली घटा दें, 2,000 वर्ग मीटर जो जमीन बची है, जिसका सड़कों के रूप में जिसको डिमार्क किया गया है कि दिखाई गई कि ये सड़क है, वो 2,000 वर्ग मीटर आज किसके नाम है? आपसे सवाल है, आप बताइए। मैं इसका उत्तर देता हूं कि 10,000 वर्ग मीटर जमीन में से 8,000 वर्ग मीटर जब उन्होंने प्लॉटिंग करके रामलाल ने विभिन्न लोगों को बेच दी, 80 या 100 उसके मालिक हो गए, तो वो 2,000 वर्ग मीटर जो सड़क के रूप में आज भी पड़ी है, वो तो अभी रामलाल के नाम ही है, उसका नाम तो किसी और के नाम ट्रांसफर नहीं हुआ है। तो बस यही उत्तर है इसका। जो जमीन बिल्डर कह रहा है कि सड़क है, वो जमीन किसी रामलाल के या किसी इंडिविजुअल के नाम है, सरकार के नाम नहीं है। तो ऐसी जमीन को जो आज भी किसी व्यक्ति विशेष के नाम है या बिल्डर के नाम पड़ी है, जिसको वो सड़क कह रहा है, उसको सरकार सड़क कैसे मान लेगी? और जब वो सड़क नहीं मानेगी तो उस पर आपके मकान का, आपके प्लॉट का नक्शा कैसे पास हो सकता है? इसलिए आपके इंडिविजुअल प्लॉट का नक्शा भी अवैध कॉलोनी के अंतर्गत स्वीकृत नहीं हो सकता है, एक बात। दूसरी बात, जब किसी कॉलोनी का लेआउट पास किया जाता है तो बिल्डर द्वारा पूरी जमीन का समग्र नक्शा जमा किया जाता है, लेआउट जमा किया जाता है, उस पर प्लॉटिंग दिखा के, प्लॉट्स की संख्या दिखा के, प्लॉट्स की कैटेगरी दिखा के कि छोटे हैं बड़े हैं, और रोड की चौड़ाई, रोड की लंबाई, रोड का क्षेत्रफल, पार्क का क्षेत्रफल, स्कूल का क्षेत्रफल, सब दर्शाते हुए लेआउट जमा किया जाता है। तो मुख्य मालिक है जब तक जमीन बेची नहीं गई है, चाहे एक हो चाहे अनेक हो। जो मूल स्वामी हैं, भूस्वामी हैं, एक या अधिक बिना सब डिवीजन किए हुए, बिना अवैध रूप से प्लॉटिंग करे बेचे हुए मूल रूप से जो स्वामी हैं, वही उसके आवेदक के रूप में नक्शा जमा करा सकते हैं, लेआउट जमा करा सकते हैं डेवलपमेंट अथॉरिटी में पास करने के लिए। लेकिन जब वो अवैध रूप से प्लॉटिंग होके पूरी जमीन बिक जाती है तो उसमें एक की जगह 100, 50, 2,000 इतने प्लॉट खरीदने वाले लोग भूस्वामी हो जाते हैं। सड़क के बीच की जमीन अभी भी मूल भूस्वामियों के नाम पड़ी रहती है। तो 100 आदमी मिलके वहां पर नक्शा जमा नहीं करा सकते हैं, क्योंकि वो बिना प्लॉट काटे मूल भूखंडों के स्वामी, मूल भूमि के स्वामी नहीं है। अवैध रूप से काटी गई कॉलोनी के स्वामी वहां पर नक्शा या लेआउट जमा नहीं करा सकते हैं। बेचने की अनुमति ही तभी होती है छोटे प्लॉट करके, जब उसका लेआउट पास कर दिया गया हो। यहाँ सवाल क्या आया कि जब अवैध कॉलोनी के रूप में पूरी जमीन बिक गई तो जो प्लॉट के मालिक हैं, जो इस समय प्लॉट खरीद चुके हैं और जो प्लॉट के मालिक हैं, उनकी सड़क नहीं है, वो सड़क के मालिक, सड़क की जमीन के मालिक नहीं है। और आज भी जो सड़क की जमीन का मालिक है उसका प्लॉट की जमीन नहीं, क्योंकि वो बेच चुका है। तो जिसके प्लॉट्स हैं उसकी सड़क नहीं है, जिसके सड़क है उसके प्लॉट्स नहीं है। तो आखिर भूस्वामी सरकार किसको माने और किसका आवेदन लेके वो उस कॉलोनी का लेआउट रेगुलराइज करे या इंडिविजुअल भूखंडों के नक्शे पास करे? इन परिस्थितियों में यहाँ के इंडिविजुअल भूखंड के नक्शे भी पास नहीं हो सकते हैं। तीसरा सवाल, जब लेआउट जमा करने के लिए विकास प्राधिकरणों में जमा किए जाते हैं तो मूल भूस्वामी जो अपनी जमीन के कागज देता है, उस जमीन के कागजों की तहसील से स्वामित्व की जांच कराई जाती है कि इसमें कोई सरकारी जमीन, नजूल की जमीन या किसी और विभाग की जमीन तो शामिल नहीं है। लेकिन अगर उसका लेआउट पास नहीं है तो ये कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है कि इसमें कोई सरकारी जमीन शामिल नहीं है? क्योंकि जिसकी जमीन किसी चरागाह के किनारे, तालाब के किनारे, चक्रोड के किनारे स्थित रहती है, वो आदमी अपनी मूल जमीन में तो सारे प्लॉटिंग कर देता है और किनारे तालाब की जमीन में, चारागाह की जमीन या चक्रोड की जमीन में सड़क दिखा देगा और कहेगा कि मैंने तो सड़क अपनी जमीन में दिखाई है
और दिखा देगा वास्तव में वो सरकारी जमीन में। ऐसे बहुत, मैं ये नहीं कह रहा कि हर केस में ऐसा होता है, लेकिन ऐसा भी कई केसेस में होता है जहां सरकारी जमीन भूस्वामी द्वारा अपनी जमीन दिखाते हुए उसके अंदर या तो सड़कें बना दी या उसके अंदर प्लॉट ही बना दिए। जैसे 10,000 वर्ग मीटर में 100 वर्ग मीटर के केवल 100 ही प्लॉट काटे जा सकते हैं, लेकिन जिसकी 10,000 वर्ग मीटर जमीन है और अवैध रूप से कॉलोनी काट रहा है, अगर उसके बगल में सरकारी जमीन मिल जाएगी तो उस 10,000 वर्ग मीटर में 100 वर्ग मीटर के 100 भूखंड से अधिक वो 150 भूखंड काटता चला जाएगा। सरकारी जमीन भी इसमें शामिल कर लेगा, खसरा नंबर वही डाल देगा जो उसकी अपनी जमीन का है, लेकिन सरकारी जमीन दिखा देगा। जब कब्जा दिया जाएगा तो सरकारी जमीन में दिया जाएगा और बेचने में खसरा नंबर अपनी जमीन का डाला जाएगा। इस तरह सरकारी जमीनें भी अपने में शामिल करके ही अवैध रूप से कॉलोनियां, मैं ये नहीं कह रहा कि सारी कॉलोनियां ऐसी हैं, लेकिन ऐसी भी बहुत सारी कॉलोनियां हैं। इनसे आप कैसे बच पाओगे अगर आपको ये जानकारी नहीं होगी। जब कोई विस्तारित क्षेत्र में, मतलब मास्टर प्लान के बढ़े हुए क्षेत्र में जब शहर बढ़ता है, मास्टर प्लान और गांव को शामिल करके आगे गांव को शामिल करते हुए बनाया जाता है, तो जब गांव की जमीन रहती है तो वहां पर आपको तालाब भी दिखेगा, गांव में चक्रोड भी दिखेगा, चारागाह भी दिखाएगा, सरकारी जमीन भी दिखाई पड़ेगी। लेकिन उस गांव की जमीन शहर में आ गई और अवैध रूप से उस पर प्लॉटिंग कर दी, तो शहर में आने के 5 साल बाद आप देख लीजिएगा कि सारी जमीन प्लॉट्स में जब अवैध रूप से कट के बिना लेआउट स्वीकृत किए अगर बिक जाती है, तो शहर में आने के बाद ना उसमें चारागाह बचता है, ना तालाब बचता है, ना सरकारी कोई जमीन बचती है, ना चक्रोड बचता है। आखिर जब वो विस्तारित क्षेत्र गांव के रूप में था तो उसमें तालाब था, और अब अवैध कॉलोनी कट के जब शहर के अंदर आ गया तो वो तालाब की जमीन, चक्रोड की जमीन, चारागाह की जमीन आखिर कहाँ चली गई? यही सब मानक पूरे ना होने की वजह से अवैध कॉलोनियों को रेगुलराइज किया जाना आज असंभव है। सरकार ने वर्तमान में इसके लिए कोई गाइडलाइंस जारी नहीं कर रखी है। हालांकि लगभग 8-10 साल पहले इसके लिए गाइडलाइंस जारी की गई थी और वो कट ऑफ डेट भी दी गई थी कि इस डेट तक जो भी अवैध कॉलोनियां मानक के अनुसार शब्द लिखा हुआ था, इसका मतलब जिसमें जमीन की जांच की जाएगी, जमीन में कोई सरकारी जमीन शामिल नहीं होगी, सड़कों की चौड़ाई मानक के अनुसार छोड़ी गई होगी, पार्क, ओपन प्ले ग्राउंड, स्कूल, ये सब मानक के अनुसार सुविधाएं छोड़ी गई होंगी। ऐसी कॉलोनी को रेगुलाइज कर दिया जाएगा। उस कट ऑफ डेट तक की बात थी, जो कट ऑफ डेट तक की कॉलोनियां पहले से बन गई थी, और उसके बाद से सरकार सख्ती करेगी, कोई भी नई कॉलोनियां विकसित नहीं होने देगी। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। उन कट ऑफ डेट तक जो अवैध कॉलोनियां नियमित करने के लिए आवेदन प्राप्त हुए थे, उसके बाद से उन कॉलोनियों में से भी 80% कॉलोनियां अभी तक नियमित नहीं की जा सकी हैं। कारण कुछ भी हो, चाहे सरकार का हो या व्यक्तिगत हो, और भविष्य में कोई अवैध कॉलोनी आगे विकसित नहीं होगी, ऐसा जो निर्देश था उस शासनादेश में, उसका भी पालन नहीं हो पा रहा है। अवैध कॉलोनियां बढ़ने का क्रम, अवैध कॉलोनियां और प्रगति पर तेजी से बढ़ती चली जा रही है, ये क्रम हमें लगता है ये पहले से भी ज़्यादा हो गया है। तो उस शासनादेश का बिल्कुल भी पालन नहीं हो पा रहा है, और सरकार ने वर्तमान में कोई नई गाइडलाइंस, नया शासनादेश अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के संबंध में जारी नहीं किया है। तो मेरा उन लोगों से जो जानबूझ के अवैध कॉलोनियों में लेते हैं या जानते हैं कि मुझे ले नहीं लेना, उनसे तो मैं कुछ नहीं कह रहा, मेरा करबद्ध निवेदन है उनसे। लेकिन जो बचना चाहते हैं, जिनका गाढ़ी कमाई का पैसा मेहनत करके अनजाने में विक्रेता बिल्डर जो है उनको फंसा लेते हैं, नगर निगम की जमीन है, नगर निगम में आ गई, ऐसे सब बातें कह के, वो अगर बचना चाहते हैं तो इस वीडियो में बताई गई बातों का पालन करें, समझें, और अपने अवैध मकान या अवैध कॉलोनी में मकान या प्लॉट खरीदने से बच सकते हैं, जिससे कि उनकी गाढ़ी कमाई का पैसा डूबने से बच सकता है। अगर अवैध कॉलोनी में आपका मकान या प्लॉट है तो सरकार उसको ध्वस्त कर सकती है। ये आपके लिए एक मेरी सूचना, आपको सचेत करने के लिए है, ताकि आपका पैसा ना डूबने पाए। हमारे बहुत सारे दर्शक हजारों की संख्या में हमें कमेंट करके कहते हैं कि सर आपका वीडियो देख के मेरा पैसा डूबने से बच गया। मैं तो, कई दर्शक ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि मैं तो गाड़ी में एडवांस देने जा रहा था बिल्डर को, और आपका रास्ते में ही गाड़ी में चलते हुए वीडियो देखा और बीच से ही लौटाया, मैंने एडवांस नहीं दिया, मेरा करोड़ों रुपया बच गया। बड़े बड़े प्लॉट्स लेने जा रहे थे। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इस तरह अवैध कॉलोनियों में प्लॉट ना लें, ना तो ये रेगुलाइज हो सकती हैं, ना इनके अंदर स्थित भूखंडों पर व्यक्तिगत भवनों के नक्शे पास हो सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको सचेत करने की कोशिश की। इस सूचना के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर फिर आपसे चर्चा करेंगे। नमस्कार।